मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट सीटेट 2020 की और इस पर बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा एनसीएफ 2005 और बाल केंद्रित शिक्षा। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टारगेट विद चंद्रा को बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको इससे संबंधित वीडियोज़ जो हैं वो आपको उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं और किसी को वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन ए है कोठारी आयोग का, बी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, सी है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का और डी है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना सन 2000 का। आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो अभियान चला था वो किस योजना के तहत लाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 आती है, ये प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इसको लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही प्रौढ़ों को शिक्षा पहली बार दी जा रही थी। जो लोग विद्यालय छोड़ चुके थे उनको भी शिक्षित किया जाने का प्रोग्राम बना था। इसके साथ साथ इसमें व्यवस्था ये थी कि 2 स्वच्छ हवादार कमरे होना चाहिए कम से कम, और इसके साथ साथ 2 शिक्षक होने चाहिए जिसमें से एक महिला होनी चाहिए कम से कम की यहाँ बात हो रही है। और आवश्यक जो आपका TLM है, खिलौने हैं, ब्लैक बोर्ड है, नक्शे चार्ट इत्यादि शिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे के सारे नियम जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत आते थे और इसी योजना के तहत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया था। और किसके समय में लाया गया था? उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। देखिए आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे बच्चे डिफरेंस होते हैं। सारे माँ बाप के बच्चे अलग अलग होते हैं, वो भले शारीरिक गठन में हो या मानसिक रूप से हो, किसी न किसी रूप में सारे के सारे अलग होते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। बी की बात करते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये आपका सही हो सकता है। सी नंबर है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया का हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, चूँकि उसके अंदर उसके माता पिता, उसके पूर्वजों द्वारा लाया गया जो जीन्स है, पहुंचाया गया जो जीन्स है, वो विशिष्ट होता है, वो सबसे अलग होता है। किन्हीं 2 व्यक्तियों के जीन्स एक समान कभी होते ही नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में एक तरह के लोग हो जाते, बड़ी समस्या पैदा हो जाती। लेकिन देखिए इतनी खास बात यह है कि किसी भी 2 व्यक्तियों का जो जीन है वो एक समान नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट है। वो किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग से आता हो, कोई ना कोई क्वालिटीज़ उसके अंदर ज़रूर होती है। यहाँ तक कि जब दिव्यांग को भी विशिष्ट माना गया है तो नॉर्मल की सामान्य बच्चों की बात ही अलग है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके आगे हम कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ऐसा कहेंगे तो कुछ नहीं होते हैं, सभी होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ, कुछ क्वालिटीज़ उनकी एक समान मिल हो सकती हैं, कुछ बातें एक समान मिल सकती हैं, लेकिन सारे की सारी बातें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? ऑप्शन ए है नृत्य कला केंद्रित, बी है हस्तकला केंद्रित और सी है पुस्तक कला केंद्रित। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, नई तालीम की बात की थी। और ये नई तालीम या बुनियादी शिक्षा कब आती है? 1937 ईस्वी में जो वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी के द्वारा लॉन्च की जाती है वर्धा में, जो कि वर्धा एक जगह है और कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र, मुंबई में। तो 1937 ईस्वी में वर्धा योजना के तहत ही गांधी जी ने बेसिक शिक्षा जैसी संकल्पना प्रस्तुत की थी और इसमें बताया था कि बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए तथा साथ साथ में उसको क्या करना चाहिए? सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। उसको ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो बचपन में ही व्यवसाय सीखे और वो किसी पर फिर बाद में क्या रहे? डिपेंड ना रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हस्तकला केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, यह भारत की विद्यालयिक शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपने अगर एनसीएफ को पढ़ा है, एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। दोस्तों, जब बात करते हैं एनसीएफ की, तो एनसीएफ जो कि भारत सरकार के द्वारा एक शैक्षिक प्रोग्राम है जिसका निर्माण शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। और जो भारत में इसका काम क्या है? जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियाँ भी करता है। तो दिशा निर्देश जारी करने का काम एनसीईआरटी का है, साथ साथ में संस्तुतियाँ देना, प्रस्ताव देना भी काम किसका है? एनसीएफ 2005 का है, एनसीईआरटी का है। अगर हम बात करते हैं यह भारत की विद्यालयिक शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, तो ये संवैधानिक कोई संशोधन नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि शिक्षा किस सूची का विषय है संविधान में तथा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सेकंड का समय यहाँ पर दे रहा हूँ, आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची का विषय है और शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये आपको बताना है। चलिए हम बात कर लेते हैं। शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। और जब हम बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो 21 के का के तहत है। आपको पता है कि 21 के अंतर्गत आता है आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सूचियाँ होती हैं 3, समवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची। समवर्ती सूची वो है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं, नियम बनाते हैं। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का के तहत आता है। आइए, तो ये संवैधानिक संशोधन नहीं है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है सत्तावादी, बी है अधिनायकीय, सी है अनुमतिपरक और डी है सुविधादाता की। दोस्तों, आपने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता है, और करता क्या है? वो जो बाहर अंदर जो शिक्षक बैठा हुआ है उसको बाहर वाला शिक्षक सिर्फ प्रेरित करता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बीज में पौधा बनने की संपूर्ण संभावनाएं मौजूद होती हैं। हम सिर्फ एक माली की तरह उस बीज को खाद और पानी और उसकी देखभाल करते हैं। तो शिक्षक सिर्फ उस माली की तरह है जो उस पौधे की देखभाल करता है, उसको शिक्षा जैसे अमृत के द्वारा उसको सिंचित करता है, उसकी गलतियों को छांटता है उस पौधे की, और उसके आसपास जो भी खरपतवार जैसी कुरीतियाँ होती हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। तो शिक्षक एक माली की तरह है, एक सुविधादाता की तरह है, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बालक डिपेंड रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बेहद इंपॉर्टेंट है ये। और सुविधादाता की जगह पर कभी कभी ऑप्शन दे देता है सुगमकर्ता। तो आप याद रखिए, शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है एनसीएफ 2005 में, और सुविधादाता भी इसे कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए दिए गए कथनों में से सही नहीं है। देखिए, सीटेट में एक खास बात है कि उस पर ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि लगता है चारों सही हैं, और साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जहां पर नहीं लगा देते हैं। और नहीं लगा देने से क्या होता है
कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप नहीं को ध्यान मत दीजिए, सिर्फ जो है उसको ध्यान दीजिए। अर्थात इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो आप अगर नहीं वाले को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं पता है तो आपको सही वाले को ध्यान देना चाहिए, फिर आप सही को ढूंढिए, लास्ट में आपका गलत वाला अपने आप बच जाएगा और वही फिर उसका आंसर होगा। तो बच्चों को अधिगम सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए दिए गए कथनों में सही नहीं है। देखिए, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देनी चाहिए, ठीक है। अच्छे अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं सही कौन सा है, नहीं वाला नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं सही कौन सा है, तो ये तो सही है। दूसरे की बात करते हैं, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये तो अभी अच्छा सही नहीं लग रहा है। हम लोग सी की बात करते हैं, बच्चे को स्वीकार करना। बिल्कुल, बालक किसी भी परिवेश से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी जाति का हो, भाई लड़की हो या लड़का हो, हमें बच्चे को हर तरीके से स्वीकार करना चाहिए। वो मंद हो, प्रतिभाशाली हो, विशिष्ट हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन हमें बच्चे को सबसे पहला काम क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी तो हम शिक्षा का अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही जवाब है। अध्यापक का रुख जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। हर प्रत्येक बालक के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक की ही सोच नेगेटिव हो जाएगी तो बालक को कैसे सिखा सकता है, बालक को धैर्य रखना कैसे सिखा सकता है, बालक को वो नियंत्रित कैसे कर सकता है जब वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। अब बचा कौन, बी, ये आपका गलत ऑप्शन है। एक अच्छे अधिगम परिवेश के लिए अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों के अनुसार कार्य करना होना चाहिए। चूँकि हमें अधिगम कराना है किनका, बच्चों को अधिगम कराना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका इस हिसाब से गलत है। और प्रश्न के हिसाब से चूँकि लगा हुआ है नहीं, हम लोगों ने सही की बात की है तो सही आपके 3 हो गए, बचा 1 और यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो वही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। बी, अधिगम को सरल बनाएगा। सी, बौद्धिक विकास को में सहायता करेगा। डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि चारों के चारों कैसे सही हो सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप ऑप्शन पढ़िए, आपको लगेगा कि चारों के चारों सही हैं। और यही सीटेट एग्ज़ाम की खास बात है। आपको 4 ऑप्शन में वो ऑप्शन चूज़ करना होता है जो सबसे सटीक हो। और याद रखिए, वो जो सटीक वाला ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के अंतर्गत, उस विकल्प के अंतर्गत तीनों विकल्प आपके समाहित होते हैं। अर्थात अगर जो ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन सही है, उस सही वाले ऑप्शन के अंतर्गत तीनों ऑप्शन आपके समाहित होते हैं। अर्थात आपका व्यापक अर्थ रखने वाला जो ऑप्शन होता है वही आपका एकदम राइट आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, ये डी नंबर आप देखिए, आप डी नंबर देखिए, यहाँ पर आपको पता चलेगा। डी नंबर है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करना। अब प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल की जब बात करेंगे तो बालक जिस भी परिवेश से आता है, जैसा भी उसका कल्चर है, हमें उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक वातावरण में कृत्रिम नहीं होना चाहिए, दिखावापन नहीं होना चाहिए, और तभी बच्चे का आत्मविश्वास का विकास करेगा, तभी बच्चे का अधिगम सरल होगा, और तभी बच्चे का अच्छे से बौद्धिक विकास भी हो सकता है। तो जब हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृतिका क्वेश्चन नंबर 8 है। कृतिका जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज़्यादा करती है, यह प्रदर्शित करता है।
यह क्या प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वो ज़्यादा बात करें। ऑप्शन बी है अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात करें। सी है वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती। कौन? कृतिका। डी उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए अब हम एक ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वो ज़्यादा बात करें। क्या आपको लगता है कि विद्यालय ऐसा माहौल क्रिएट करता है, ऐसे अवसर प्रदान करता है कि बालक ज़्यादा बात करें? सिर्फ बात करने की बात नहीं है, क्योंकि बात नहीं करेंगे तो उनका विकास कैसे होगा, उनका मानसिक विकास कैसे होगा, वो तर्क शक्ति उनके अंदर कैसे आएगी। लेकिन यहाँ बात हो रही है ज़्यादा बात करने की। ठीक है, तो विद्यालय ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं करता जिससे बालक ज़्यादा बात करे। वहाँ तो संतुलित बात की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपका गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात करें। ऐसा नहीं है, अध्यापकों की मांग ये ज़रूर होती है कि छात्र विद्यालय पर बात करें, पर अनावश्यक नहीं, ज़्यादा नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, दो ऊपर वाले गलत हो गए, अब हम लोग नीचे वाले दो ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा है वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती। कौन? कृतिका। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई बालक अपने घर को पसंद ना करता हो, अपने माँ बाप को पसंद ना करता हो। वो ये अलग की बात है कि बच्चों की बातों पर, भावनाओं पर लोग ध्यान कम देते हैं, और ये गार्जियन की एक कर्तव्य होता है कि वो उससे पूछे कि उसको क्या समस्या है, उससे बात करे। लेकिन वो माँ बाप से तो अपने प्यार करता है, घर को अपने नहीं भूलता है। तो घर को पसंद नहीं करती है, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, यही आपका सही ऑप्शन है। 3 ऊपर वाले गलत और डी सही आंसर है। देखिए आप बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं कि गांव में घर में रहते हैं, अपने जब घर में रहते हैं तो वो माँ बाप से कम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस के जो रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो थोड़ा सा अटपटे होते हैं, बच्चों को दबाव में रखते हैं, दबाव बना करके रखते हैं, उनको फ्रीडम कम मिल पाता है, इसलिए वो घर में मना ही बोलते हैं। लेकिन वही बालक जो कि स्कूल जाता है, वहाँ पर उसके जो मित्र हैं उनसे वो अच्छे से व्यवहार करता है और अपने टीचर्स की बात मानता है, अच्छे से वहाँ पर होमवर्क भी करके ले जाता है, अच्छे से बिहेव करता है, तो वहाँ के लोग उसको सम्मानित करते हैं। और इसी वजह से उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो जागता है और वो क्या करता है, सबसे कम्युनिकेशन स्थापित करता है, सबसे बोलने की बात करता है। जब आप बोलोगे नहीं तो कैसे बोलेगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो बोलना शुरू करता है, इसलिए सारे के सारे लोग उससे बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर सही क्या है कि उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है। कई बार ऐसा घर में होता है कि बालक कुछ कहना चाहता है लेकिन उसको डांट दिया जाता है, लेकिन विद्यालय में अगर शिक्षकों को ने उसकी बात को लेकर के सीरियस हैं, वो उसकी बात को समझते हैं, उसकी बात को सम्मानित करते हैं, तो क्या है कि वो बालक फिर अपनी बात को कहना शुरू कर देता है और हमेशा फिर कहता रहता है, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बोलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी है रटने को महत्व प्रदान करना, सी है पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, डी है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कुल मिलाकर के 5 आधारभूत सिद्धांतों की बात की गई है। तो हम यहाँ पर 5 आधारभूत सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात आप यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप बता पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2005 के आधारभूत सिद्धांतों के पहले सिद्धांत की बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बालक को पढ़ाते समय हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि बालक का जो बैकग्राउंड है वो किस समाज से आता है, किस परिवेश से आता है, और उसी परिवेश के अकॉर्डिंग हमको शिक्षण कार्य करना होगा। बालक को उसी के आसपास के दैनिक जीवन की वस्तुओं से हमें सिखाना होगा, जैसे कि चाहे वो मैथ में हो, चाहे उस भाषा में हो, गणित में हो, किसी में भी हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, हमें उसके दैनिक जीवन से, बाहरी जीवन से, जिस जीवन पे वो बालक रहता है
उसको उस जीवन के बारे में कुछ ज्ञान होता है, उसी के एग्जाम्पल्स को लेकर के हमको उसको समझाना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना पड़ेगा, तभी बालक को अच्छे से समझ में आएगा। और यही आपका 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में पहला नंबर है। नंबर 2 की बात करते हैं तो दूसरा सिद्धांत है कि पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? रटंत्र प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का आधारभूत सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है। हम कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ाएं जिससे कि बालक रटे, वो अनुभव से सीखे, एक्सपीरियंस से सीखे, समझ करके सीखे। और समझ करके पढ़ने की बात ही कुछ और होती है। एक बार अगर आप समझ करके पढ़ लिए तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और रटने के लिए आप कितना रटेंगे, इसलिए यहाँ पर रटंत्र प्रणाली को मना किया गया है, समझ करके पढ़ने की बात की गई है। एनसीएफ 2005 के दूसरे सिद्धांत की बात। तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। अर्थात जो भी हमारा पाठ्यचर्या है, जो भी हमारा विषय वस्तु है, जो हमें हमारा टॉपिक है, जो हमारी पुस्तक है, हम इस तरीके से नहीं पढ़ाएं कि सिर्फ पुस्तक पर ही डिपेंड रहें। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं पुस्तक में, उस पाठ को, उस लेसन को उसके सामाजिक परिवेश से जोड़िए, बालक के सामाजिक परिवेश से जोड़िए और इसके पश्चात पढ़ाइए। तो इससे क्या होगा? बालक का विकास सही तरीके से होगा। तो ये भी आपका एनसीएफ 2005 का तीसरा सिद्धांत है। चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो परीक्षा होती है उसको कठोर नहीं बनाना चाहिए, उसको लचीला बनाना चाहिए और कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये चौथा सिद्धांत है। पांचवें सिद्धांत की बात करते हैं तो एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। बालक को प्रजातांत्रिक मूल्यों की बातें समझाना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की बातें समझाना, अर्थात हमारा देश क्या है, हमारे देश के रूल्स क्या हैं, हमारे देश के संविधान में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, एक नागरिक के नाते आपको क्या करना चाहिए, आप आगे चल करके अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये अपने देश के लिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, अपने समाज के लिए वो बालक क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसको पहले से ही महसूस करा देनी चाहिए। ये भी आपका एक सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का। अब यहाँ पर देखिए, रटने को महत्व प्रदान न करना, ये सही ऑप्शन। हमने कहा था कि अगर नहीं है तो आप नहीं को मत ढूंढिए, आप है को ढूंढिए। तो है को ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी, रटने को महत्व प्रदान ना करना। ये कहा गया है कि रटंत्र प्रणाली से शिक्षण मुक्त होना चाहिए। पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करने की बात कही गई है कि सिर्फ पुस्तक केंद्रित शिक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि पुस्तकों से हट करके भी शिक्षण कार्य होना चाहिए। ये भी सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना पहला आपका सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, तो ये भी सही है। अब गलत क्या है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सही नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि अपेक्षाकृत अधिक लचीली परीक्षाएं होनी चाहिए और शिक्षण कार्य गतिविधि आधारित होना चाहिए, ये कहा गया है, ना कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना जैसी कोई बात इन सिद्धांत में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बी बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, सी मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो देखिए, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। सबसे पहले हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि बच्चे को सिखाना है, और बच्चे को सिखाने के लिए हमें बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा, और बच्चे को जानने के लिए हमें बच्चे को सीखना पड़ेगा। बच्चों से सीखना पड़ेगा, बच्चों को सीखना पड़ेगा और बच्चों से सीखना पड़ेगा। बच्चे को किस तरीके की शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चा क्या आगे कर सकता है, बच्चे की रुचि किस में है, हमें सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तभी हम चल करके अच्छा शिक्षण कार्य कर सकते हैं, तभी उसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं, तभी हम अधिगम का कार्य अच्छे से कर सकते हैं, तभी हमारा शिक्षण अधिगम जो है वो सफल रहेगा। तो हमें चूँकि शिक्षण बच्चों के लिए करना है, सारी चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द घूमेंगी, तो इस वजह से ये इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है सृजनवाद में ऑप्शन नंबर ए, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। बी, शिक्षक केंद्रित होती है। सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। डी, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। देखिए, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं सृजनवाद में एकदम गलत है। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। सृजन का मतलब होता है क्रिएट करना, निर्माण करना। तो उसमें निर्माण कैसे करेंगे? जब आप एक्टिव रहेंगे, ना कि जब आप सक्रिय रहेंगे, निष्क्रिय नहीं। तो इसलिए तो गलत हो गया। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, ऐसा नहीं है। सृजनवाद में शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, ऐसा नहीं है। सृजनवाद में हम हर तरीके का सृजन करते हैं और जो भी नवाचार करते हैं वो बालक के लिए करते हैं। यहाँ तक कि बालक को भी हम नवाचारी बनाने की कोशिश करते हैं। बालक का हम खुद सृजन करते हैं और बालक को सृजन करने लायक बनाते हैं। तो पूरी तरीके से सृजनवाद में भी मुख्य जो बिंदु होता है, जो मुख्य केंद्र होता है, वो बालक ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए, वह उच्च जाति से संबंधित हो। बी, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। सी, वह संप्रेषण में निपुण हो। डी, वह कठोर हो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, वह उच्च जाति से संबंधित हो, ये गलत हो जाता है क्योंकि शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, ऐसा नहीं है। सब अगर शिक्षक ये सोचेगा या शिक्षक ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का हो, कोई उच्च जाति का हो तो वही शिक्षक बनने के योग्य है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसलिए एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वह संप्रेषण में निपुण हो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई शिक्षक अगर संप्रेषण में निपुण नहीं है, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाता है, बालकों के बीच में संवाद स्थापित नहीं कर पाता है, तो वो वास्तव में शिक्षक बन ही नहीं सकता। जब तक वो संवाद स्थापित नहीं करेगा, अपनी बात बच्चों तक पहुंचाएगा नहीं, तब तक वो क्या करेगा? वो असफल रहेगा अपनी सभी की सभी शिक्षण योजनाओं में। तो संप्रेषण में निपुण होना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या, ये हर हाल में एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। वास्तव में शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक की ये पहचान है। एक शिक्षक की परिभाषा में संप्रेषण शामिल है। बिना संप्रेषण के कोई अध्यापक हो ही नहीं सकता है। बिना बोले कोई शिक्षण कार्य कर ही नहीं सकता है। तो संप्रेषण में निपुण होना चाहिए। ये एक अच्छे प्रभावी शिक्षक के लिए जरूरी योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वह कठोर हो, ऐसा नहीं है, उसको मृदु होना चाहिए, उसको सरल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। आपको बताना है कि शिक्षण के आधार पर उसके कितने चरण होते हैं। ये चर होते हैं। देखिए, 3 चर होते हैं। आपने पढ़ा होगा, कई जॉन डीवी ने भी कहा है शिक्षा, किसी ने कहा द्विध्रुवी है और किसी ने कहा त्रिध्रुवी है ना। शिक्षा द्विध्रुवी है, जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था, जबकि शिक्षा क्या है? आपका त्रिध्रुवी है। तो शिक्षण कार्य में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके बिना शिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा, उसको हम शिक्षण कह ही नहीं सकते हैं। एक आपका सबसे ज़रूरी तो आपका स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, बच्चे के लिए की जाती है। उसके पश्चात आएगा फिर आपका पाठ्यक्रम, कुरिकुलम। क्या आएगा? कुरिकुलम, पाठ्यक्रम। और फिर उस पाठ्यक्रम को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए फिर कौन आएगा? आपका शिक्षक आएगा। फिर कौन आएगा? शिक्षक आएगा। तो शिक्षा जो है वो आपका 3 चरणों में है, पाई जाती है। इसके 3 चरण होते हैं। एक आपका स्टूडेंट्स हो गया, एक आपका पाठ्यक्रम हो गया और तीसरा आपका हो गया टीचर। ठीक है, तो SCT या CTS ये आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में ... और ... है, अर्थात ये 2 खाली स्थान हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए है निष्क्रिय, सरल,
बी सक्रिय सामाजिक, सी निष्क्रिय सामाजिक, डी सक्रिय सरल। तो देखिए इसका सही आंसर है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अपने स्वभाव में क्या हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता है, और कैसा हो, सामाजिक हो, सामाजिक और कैसा हो, सक्रिय हो। अब ये कैसे हो ये क्यों नहीं होगा, चूंकि यहाँ पर निष्क्रिय है वो आपका हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसको देख लेते हैं। देखिए भाई निष्क्रिय की कोई बात ही नहीं होगी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय होता है, गलत, सक्रिय होता है। सरल की एक बार हम सोच सकते थे कि सरल हो सकता है, लेकिन निष्क्रिय जुड़ गया, इसलिए ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बात करते हैं नीचे की सक्रिय और सरल। तो सक्रिय और सरल हो सकता है, लेकिन एनसीएफ 2005 में इसकी बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर सक्रिय और सामाजिक की बात की गई है, और निष्क्रिय और सामाजिक ये भी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन, बी है नेशनल कुरिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, सी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डी है नेशनल कुरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। आपको बताना है कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग गलतियां करते हैं, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए एनसीटीई का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। हम लोग बात कर लेते हैं एनसीटीई की। तो एनसीटीई भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। कब की गई थी उसकी बात करते हैं। तो 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। 1995 ईस्वी में ही मिड डे मील प्रोग्राम भी तमिलनाडु से लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वय करना है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखने का काम भी एनसीटीई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।